जादू से याद आया, मैम ब्लैक मैजिक पे विश्वास रखते हैं? मेरे हाथों पे लकीरें बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन मैं आज थोड़ा ग्रोथ किया, 2 पैसे कमाए हैं, तो मेरी हाथों की लकीरें अपने आप चेंज होनी स्टार्ट होती। धनतेरस वाले दिन से करना है। आपने गुलाब की अगरबत्ती या कोई भी इत्र, गुलाब का इत्र अपने घर में जरूर स्प्रे करें या अगरबत्ती को जलाएं, क्योंकि जहाँ पे खुशबू होती है वहाँ पे नेगेटिव। शेयर मार्केट और एस्ट्रोलॉजी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? घर के अंदर कांच की कटोरी में नमक रख दीजिए, कहीं भी सोफे के नीचे रख दीजिए। कांच की कटोरी में कांच की कटोरी, नमक? डली वाला नमक, व्हाइट वाला? डली डली वाला नमक रख। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों ही ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। अगर आप गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ भी करेंगे तो कुछ आप इससे रिलेटेड कुछ भी डालेंगे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर वास्तु के बारे में बताने लग जाते हैं। वो सोचेगा कोई जादू नहीं है, मन ही मन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं बड़ा घर नहीं दिखा सकता, क्यों नहीं दिखा सकता? कि मैं पैसे दिखाऊंगा तो ये पैसे वापस चले जाएंगे, क्या ऐसा भी? नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि आज आपका सारा भविष्य है मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर मिस नीना जैन के साथ। जी नीना जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि दिवाली के आसपास तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रोलॉजर बिजी हो जाते हैं, लेकिन आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है ये। जी जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज की तारीख में एस्ट्रोलॉजर हर 6ठे दिन या हर 10वें दिन हम यूट्यूब करते हैं, गूगल करते हैं, हर व्यक्ति मतलब बड़े स्पीड से इनकी तरफ आकर्षित होता चला जा रहा है। यानी कि पहले तो ये माहौल नहीं था, लेकिन आज की तारीख में लोग क्यों घर भी एस्ट्रोलॉजर को देख के लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं वो भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के लेते हैं। तो कुछ भी रोजमर्रा की जिंदगी में कार परचेज करने से लेके हर चीज, ऐसा क्या रीजन है कि लोगों को एस्ट्रोलॉजर के प्रति इतना झुकाव होता चला जा रहा है? क्या है ना कि आजकल का जो ट्रेंड है, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जी। जो आजकल का टाइम है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है सबकी लाइफ में। पैसा बहुत आ गया है जी, एजुकेशन काफी अच्छी हो गई है, पर उतनी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जी। अब आदमी के पास टाइम तो है नहीं पूजा पाठ का। पहले के लोग क्या करते थे, बहुत डाउन टू अर्थ रहते थे। जेंट्स काम पे जाते थे, लेडीज घर पे रहते थे, तो लेडीज पूजा पाठ करती थी, जेंट्स भी पहले पूजा पाठ करते थे, हर चीज ऑर्गेनाइज थी। अब तो किसी चीज के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही नहीं है, क्यों? टाइम ही नहीं है। अब आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, ले भी रहे तो भागते भागते ले रहे हैं, तो फिर वो परेशानी उस हिसाब से आती है। तब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, काम खत्म, वो जो कहेगा हम उस हिसाब से कर लेंगे। मैम, इसमें मैं डेफिनेशन जानना चाहूंगा। जैसे घर गृहस्थी में एक पंडित होते हैं, ठीक है ना, बहुत से लोग पंडित का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज की तारीख में पंडित के साथ साथ लोग एस्ट्रोलॉजर को पूछते हैं। तो पंडित में और एस्ट्रोलॉजर में क्या डेफिनेशन मान के चलें? पंडित जी की अगर हम बात करते हैं, वो थोड़ा सा पुराने ट्रैक पर चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर की जब बात करते हैं, देखो पंडित जी हिंदी वर्ड, एस्ट्रोलॉजर इंग्लिश वर्ड। अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजर हो गई वो 21st सेंचुरी की हो गई, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको उपाय बता देंगे एडवांस तरीके से। हाँ, और ये नहीं कहेंगे आप हवन करवाएं, आप ये करवाएं, छोटे मोटे उपाय जो आप इजिली कर सकते हैं, जैसे कलर्स को उपाय बता दिया, जो आप चलते फिरते कर लेंगे। जी जी, मतलब ये तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर का ट्रेंड आजकल ज्यादा चल पड़ा है। मतलब मैं जो देखता हूँ आजकल के जो पेरेंट्स हैं, पहले क्या होता था, जैसे अगर मैं अपने फादर मदर की बात करूं, तो वो बिलीव करते हैं पंडित में, मतलब आपको हवन करवाना है, अगर आपके घर में बिटिया हुई है, आपको घर लेना है तो हवन करवाना। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ नए तरीके से, जहाँ पे लोग एस्ट्रोलॉजर को ज्यादा रुझान दे रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं, पहले हम एस्ट्रोलॉजर से दिखाएंगे, उसके बाद हम इस घर को लेंगे, इस प्लॉट को लेंगे, इस कार को लेंगे। तो ये चीजें मेरे हिसाब से अच्छी हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चीज में एक्साइटेड भी नहीं हो पाते। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना हम एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे ना हम पंडित को दिखाएंगे, हम ऐसे ले लेते हैं। नहीं, देखो सब अपनी जगह सही है जी। जब कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो एस्ट्रोलॉजर का काम है कि ये बताना कि भाई बच्चा गंडमूल में तो नहीं पैदा हुआ, कोई ऐसी कुछ वो तो नहीं है ग्रह नक्षत्र की जिसमें हमें दान पुण्य करना पड़े। तो एस्ट्रोलॉजर का फिर काम ये है, वो ये बता देता है कि जिस समय पे वो पैदा हुआ है, जिस घड़ी में वो पैदा हुआ है, कि वो घड़ी अनुकूल है या नहीं। अगर कुछ ऐसी चीज है तो वो दान करवा के उसको कम कर सकता है उसी वक्त, ठीक है। और रही पंडित जी की बात, तो हवन भी अपनी जगह बहुत सही है कि घर की शुद्धि होती है, एक बच्चा, एक नया मेहमान, एक नया जीव इस संसार में आया है, तो एक खुशियां तो बनती है, एक हवन तो बनता है कि घर में एक शुद्ध वातावरण आ जाए। तो वो दोनों अपनी जगह, दोनों अपनी जगह सही है 100%। जी मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, आज की तारीख में देखा जाए तो फेस्टिवल हर साल अपने टाइम अनुसार आता है,
लेकिन मैम आजकल आपने एक चीज देखी होगी, फेस्टिवल को ना दो तरीके से जोड़ मोड़ दिया। लाइक जैसे रक्षाबंधन 2 दिन रहेगा, बंदा कंफ्यूज होता है कि यार मैं 13 का बनाऊं या 14 का बनाऊं। आपका दिवाली में भी ये समस्या आनी स्टार्ट हो गई है। जो दिवाली पहले एक ही हुआ करती थी जब हम छोटे छोटे थे, लेकिन आजकल दिवाली भी 2-2 होती चली गई। या मैं बात करूं एक 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़ के आप कोई भी फेस्टिवल लो, जन्माष्टमी की मैं बात करूं, मतलब लगभग 99% फेस्टिवल 2-2 डेटों में फिक्स होने स्टार्ट हो गए हैं। ये क्या रीजन, आप इसको क्या महत्व देना चाहेंगे? 15 अगस्त जो 15 अगस्त और 26 जनवरी है, ये तो डेट के हिसाब से बन रहा है कि 15 जनवरी, तो मतलब देश आजाद हुआ था, संविधान लिखा गया, 26 जनवरी है, ये तो फिक्स है। अब बात रहती है फेस्टिवल्स की, वो बनते हैं उदय तिथि के हिसाब से, तिथि के हिसाब से। अब जैसे हम दिवाली की बात करते हैं, दिवाली बनाई जाती है अमावस को, ठीक है। अब अमावस आ रही है 1 नवंबर को, जो उदय तिथि पे अमावस आती है। जब भी हमारे हिंदू धर्म में कोई फेस्टिवल बनते हैं वो उदय तिथि के हिसाब से बनता है, ठीक है। अब एज पर हिंदू के रीति रिवाज उदय तिथि अमावस की 1 नवंबर को आ रही है, तो उस हिसाब से 1 नवंबर को दिवाली होनी चाहिए। पर वहीं कुछ पंडित जी वो ये कह रहे हैं कि अमावस हमेशा रात को मनती है, आफ्टर सनसेट, और अमावस की रात है 31 तारीख को। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का विषय है, जिसको जैसा हिसाब बैठे वो वैसे ऐसे रक्षाबंधन में होता है कि 2 बजे तक आपको नहीं करना है, 2 बजे के बाद खुलना लग जाएगी, ये हो जाएगा। करने वाले 2 से पहले भी कर लेते हैं, वही सबका अपना अपना हिसाब है। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट है जी, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। करेक्ट जैसे जो कर रहा है वो कर अपने तरीके से। जी, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। तो तीसरा क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है कि दिवाली काफी नजदीक है, दिवाली के अंदर लक्ष्मी जी की पूजा हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन ऐसा क्या स्पेशल किया जाए जो लक्ष्मी जी हमारे घर पे विराजमान हो, मतलब हमें 2025 में धन प्राप्ति हो, ऐसा क्या स्पेशल लक्ष्मी माता को बुलाने के लिए हमें करना चाहिए? देखो, दिवाली के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि दिवाली वाले दिन आप माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला पहनाएं। पूरी रात वो माला उनके गले में रहनी चाहिए। अगले दिन उस माला को लेकर लाल कपड़े में लपेट के और उसके ऊपर मोली बांध के अपने तिजोरी में रख दें। पूरे साल पैसे की बरकत बनी रहेगी। ओके, मतलब क्या, एक बार रिपीट करेंगे आप फिर से? आप दिवाली वाले दिन कमल गट्टे की माला लें, तब माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, और वो माला दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी को पहनाएं, पूरी रात उनके गले में रहने दें। अगले दिन वो माला को लेकर लाल कपड़े में लपेट के अपने धन वाले स्थान पे रख दें। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मन ही मन उसको रख दे, पूरे साल पैसे की बरकत बनी रहेगी। क्या बात, क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही। सबसे पहले तो यही कार्य करेंगे हम घर पहुंच के। यहाँ पे चीजें मैं एक और निकल के मेरे सामने क्वेश्चन आता है, आप कुंडली पे विश्वास रखती हैं? कुंडली देखने पे? बिल्कुल, कुंडली पे। आज की तारीख में देखा जाए तो कुंडली मिलान के साथ ही शादी लोगों की होती है, कि जब तक कुंडली नहीं मिलेंगी जब तक हम शादी नहीं करेंगे। किसी के योग में मांगलिक होता है, कोई आंशिक मांगलिक होता है। तो आपको क्या लगता है कि कुंडली मिलाना सही है, या विदाउट कुंडली मिला के भी मैंने देखे हैं कि बहुत से घर लंबे चल जाते हैं और कुंडली मिला के बहुत से तलाक हो जाते हैं? तो आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अपनी? देखो, फिर वही बात है, ये सब अपनी किस्मत की भी बात है। कुंडली मिलाना काफी हद तक सही है, मतलब आपकी नजरिए से कुंडली मिलाना सही है? कुंडली मिलाना सही है, पर 100% आप कुंडली पे फेथ मत करो। आप सामने वाले को भी देखो, अगर आपके दिल मिल रहे हैं, फैमिली का आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, लड़के की कुंडली में अच्छी मतलब ग्रोथ के योग आ रहे हैं, उसकी आयु अच्छी है, उसकी ग्रोथ के योग अच्छे हैं, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी का योग आ रहा है, तो आप इस शादी की तरफ जा सकते हो। आप दोनों की कुंडली को इंडिविजुअल भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि दोनों की कुंडली में संतान का योग है, दोनों की कुंडली में अच्छी मैरिड लाइफ का योग है, दोनों की कुंडली में अच्छी एक ग्रोथ का योग है, दोनों का लाइफ स्पेन अच्छा है। अगर ये दोनों का अच्छा रहा तो आप जा सकते हैं 100%। कभी कभी मैम कुंडली मिलने के बाद 100% कुंडली तो अच्छी मिली, गुण अच्छे मिले, कुछ साल बाद तलाक हो जाते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो वही बात है ना, दोनों में इको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मतलब वो कुंडली में नहीं बता सकते उन चीजों को? नहीं, इंडिविजुअल बता सकते हैं। इंडिविजुअल देखकर हम 100% बता सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल अगर कुंडली वाले व्यक्ति एक बार इंडिविजुअल किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो बता सकते हैं उनको? हाँ, 100%। अगर किसी का 7th हाउस खराब है, अगर हम किसी गर्ल की बात करते हैं, लड़कियों की कुंडली की बात करते हैं, अगर मैं देखती हूँ कि इसका गुरु खराब है, चाहे वो वक्री है, चाहे वो कंबस्ट है, या वो डेबिलिटेड है, नीच का है, तो हम समझ जाते हैं इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। वो अलग बात है, वो कंप्रोमाइजिंग करके पूरी लाइफ निकाल दे, पर वो अंदर से हैप्पीनेस तो नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु पति का कारक होता है। मतलब वो आप शादी होने से पहले उनका बता सकते हैं? 100%। और वही लड़कों की कुंडली में वीनस देखते हैं। तो ऐसा हुआ है मैम आपके साथ कभी कि कोई मैरिज से पहले आपके पास आए तो आप उनको सच्चाई बता देते हैं? सच्चाई बता देते हैं, फिर वो उनकी मर्जी है। अच्छा, फिर उन पे डिसाइड करता है कि उनको करना है नहीं करना। हाँ। आते हैं ऐसी चीजें? बहुत सारे आते हैं। अगर लड़कियों की कुंडली में गुरु खराब है तो मैं समझ जाती हूँ, ये तो बहुत मामला खराब है। या
7th हाउस खराब है, 7th हाउस में कोई वक्री प्लैनेट बैठा है, तो हमें कई बार समझ में आ जाता है इसकी 2 शादियां हो सकती है। इवन एक कुंडली को देखकर हम 2 शादी का प्रॉमिस बता सकते हैं। तो कुंडली देख के भी शादियों का बताया जाता है। 100%। मतलब इस चीजों पे बहुत बड़े लेवल पे लोग जबरदस्त योग होते हैं जो कि स्टैंप लगाकर बता सकते हैं कि इस बंदे की 2 शादी है, मोर देन 2 शादी है, और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। वो जितनी मर्जी सोच के शादी कर ले, अगर उसकी मैरिड लाइफ खराब आ रही तो आ ही रही है। ओह माय गॉड, ये बड़ा जबरदस्त आंसर आपने दिया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसा सॉलिड आंसर शायद ही लोगों को देखने को मिला हो। तो चलता हूँ मैम, क्वेश्चन अब जबरदस्त आपके सामने आने वाले हैं और एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज की तारीख में बहुत से लोग यूट्यूब पे जाते होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के जवाब शायद में भी किसी ने ना तो पूछे होंगे, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आज ऐसे क्वेश्चंस मैं निकाल के लगभग 3-4 दिन से स्टडी कर रहा था जब मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक मैम 13 तारीख का मुद्दा इस टाइम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी काफी ट्रेंडिंग है और आज हर इंसान, ये आज से नहीं, मैं जब छोटा था जब से लोग इस 13 तारीख के मुद्दे को पकड़ते आए हैं, यानी कि 13 नंबर ये अशुभ नंबर माना जाता है। 13 नंबर का मैं एक प्लॉट लिया था अभी एक अपने दुहाई के अंदर, हमारे नियर बाय पड़ता है, तो 13 नंबर का प्लॉट नहीं था, 13 ए कर दिया, 13 बी कर दिया, वरना सारे प्लॉट 11, 12, 14, 15, वरना 13 को 13 ए 13 बी कर दिया। जैसे मैं कोई फ्लैट में जाता हूं तो वहां पे 13 नंबर की बिल्डिंग मतलब फ्लोर ही नहीं होता, 14 पे होता है, 12 पे होता है। तो 13 नंबर को अशुभ का किस तरीके से माना जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखो, कोई भी नंबर शुभ या शुभ नहीं होता, हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है जी। जब बात करते हैं 13 नंबर की, 13 नंबर यूरोप में बहुत अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक रीजन है जी। जो उनके ईसा मसीह थे, जिस दिन उनको सूली पे लटकाया गया था, उससे एक दिन पहले जो भोज हुआ था उसमें 13 लोग शामिल थे। उस दिन से उनके लिए 13 नंबर अशुभ हो गया। पूरे यूरोप में 13 नंबर बैन है, 13 नंबर की बिल्डिंग, मतलब यूरोप के अंदर पूरी तरीके से बैन है। जी। और वहीं जब मैं बात करती हूँ यूएसए की, हमें पता है सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए। यूएसए के लिए 13 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब देखो, जब उनका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था जॉर्ज वाशिंगटन जी, जब उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, उस दिन 13 तोपों की सलामी दी गई थी। ठीक है, 13 ही लोगों ने सिग्नेचर किए थे जी। जो उनका जो नेशनल बर्ड है जी है, उस पे जो नेशनल बर्ड है ईगल, उस पे 13 कलगी लगी हुई है जी। और जो उनका नेशनल फ्लैग है, अगर आप ध्यान से देखोगे 13 ही धारियां हैं। तो 13 नंबर पावरफुल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो 13 नंबर बन के आता है वो आता है 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। 4 नंबर टेक्नोलॉजी का नंबर है, 4 नंबर रिसर्च का नंबर है, आईटी को रूल करता है, और हमें पता है यूएसए आईटी का कितना बड़ा पावर है। तो ऐसा नहीं है 13 नंबर अशुभ है या शुभ है, आप उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाते हो। अगर कोई 13 बॉर्न बच्चा ही, थोड़ी हम उसको हॉस्पिटल में छोड़ेंगे, घर ही नहीं लाएंगे। आप क्या करोगे? घर तो आप छोड़ दोगे। न जाने कितने लोगों को 13 पे जन्मदिन आते होंगे। पर आप उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाइए, उसको टेक्नोलॉजी के लाइन में लेकर जाइए। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं 13 नंबर वाले। मतलब इसको मान के चलते हैं कि जो पुरानी रिवाज थे 13 नंबर को लेकर अशुभ के, लेकिन आज की जनरेशन उसको चेंज करती चली जा रही है, आज चेंज करते पॉजिटिव वे में लेती चली जा रही है। आप लेकर जा सकते हैं उसको पॉजिटिव। जी, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे कही। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है नीना मैम, हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी अपनी मतलब कहानी होती है। जैसे मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप अपना बताएंगे, आप मेरे बारे में अपने तरीके से बताएंगे, मैं सेकंड से किसी से पूछूंगा वो और हिसाब से बताएंगे। क्या ऐसा मैच होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं 50 एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूँ तो 50 की कहानी वही होगी जो एक की होगी? देखो, होनी तो वही चाहिए जी। 50 एस्ट्रोलॉजर क्या आप कितने से भी पूछ लीजिए, सबकी कहानी एक ही होनी चाहिए जी। पर यहाँ ना कैलकुलेशन की बात हो जाती है, और मैं ये मानती हूँ कई बार अपना खुद का टाइम खराब होता है जी, तो वो प्रॉब्लम निकल कर ही नहीं आ पाती। आप ऐसे समझो कोई एक पेशेंट बीमार है, ठीक है, वो 10 डॉक्टर के पास जाएगा, रिपोर्ट तो एक ही आनी चाहिए ना, 10 बार टेस्ट करवा ले। पर क्या होता है, कई बार उसका खुद का टाइम खराब होता है तो किसी एक नॉर्मल एक अच्छे डॉक्टर की दवाई भी नहीं लगती। आपने देखा है बुखार के पेशेंट की डेथ हो जाती है, कैंसर वाले बच के आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ डॉक्टर का कोई फॉल्ट नहीं, अपनी किस्मत ही खराब थी जी। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के केस में कोई एस्ट्रोलॉजर खराब नहीं है। जब हमारा टाइम खराब होता है तो बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर की भी रेमेडी नहीं लगती है, उसकी कैलकुलेशन भी फेल हो जाती है जी। मैम, हाथों की लकीरों पर विश्वास रखते हैं आप? बिल्कुल, 100%। मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग में आपसे करीब 8-9 साल पहले की बात करूं तो मेरे हाथों पे लकीरें बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन मैं आज थोड़ा ग्रोथ किया है, 2 पैसे कमाए हैं, तो मेरी हाथों की लकीरें अपने आप चेंज होनी स्टार्ट हो गई। तो ये क्या पॉसिबल, मुझे यकीन जब हुआ जब मैंने चेंज होती दिखाई दी। मतलब इस पे कैसे चेंज होती है, इसके पीछे के क्या गणित है, और इन रेखाओं को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कुछ रेखाओं के माध्यम से, मतलब उसके पूरे जीवन का मैंने देखा है बहुत से एस्ट्रोलॉजर को रेखाओं से सब कुछ बता देते हैं। कैसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल पॉसिबल है, ये इतना गहरा मिस्टिक साइंस है, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं इसको।
हाथ की रेखाएं तो देखो क्या है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो मुझसे गलत बोल सकते हो, मैं कैसे जानूंगी आप 25 को पैदा हुए, 30 को पैदा हुए, आप झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। पर जो हाथ है वो तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं ना आपके बारे में, वो तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो हाथ की रेखाओं से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। कुछ लाइनें जो परमानेंट है, जैसे लाइफ लाइन है, माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है, जो परमानेंट है। आप ऐसे समझो इससे, कुछ रिश्ते होते हैं जो परमानेंट है, जैसे आपके फादर हैं, आपके भाई बहन है, आप अपने भाई बहन से रिश्ता तोड़ भी दें तो भी वो आपका भाई बहन ही रहेगा। जी। आप अपने फादर से बोलना छोड़ दें, फिर भी लास्ट में पूछिए फादर को ना, आप वही बताएंगे, ठीक है। वो कभी आपके एक्स नहीं बनने वाले। वही जब इन लॉस की बात करते हैं, आप अपने स्पाउस को डाइवोर्स दीजिए, वो एकदम से एक्स बन जाएगा। ऐसे हाथ की लाइनें कुछ लाइनें फिक्स हैं और कुछ लाइनें चेंजेबल है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो वही हमारी लाइफ को डिसाइड करती है। मैम मतलब जिनके हाथों की रेखाएं नहीं होती, क्या उनका भविष्य बताया जा सकता है? फिर वही बात अभी आपने कहा था कि हाथ की लाइनें चेंज होती हैं। नहीं, जिनके हाथ ही नहीं है, यहाँ ये वाली रेखा ही नहीं है, हाँ तो कोई बात नहीं, वो अपने कर्म से अपनी लाइनें बनाएंगे ना, अपना भविष्य बढ़ाएंगे। तो दूसरा व्यक्ति उसको कैसे पता लगा सकता है? माथे से। अच्छा, माथे से। अच्छा, अब एक फेस रीडिंग होती है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक तो इसके बारे में जानना चाहें तो बहुत लंबी कहानी है ये एस्ट्रोलॉजर की। बिल्कुल। एक पर्सन कुंडली होती है, एक सामने वाला पर्सन आके बैठता है, उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, तो भी बता देंगे। हाँ, क्या होता है, हमें पता है कि जैसे आजकल की बात करते हैं कि हमें पता है सन लिब्रा राशि में, तुला राशि में जी। तो जब सनराइज के टाइम पे तुला राशि लगन में थी, अब वो दोपहर को आए तो सब कौन सा लगन चल रहा है, हमें पता है मून मिथुन राशि का है, हमें पता है जो जुपिटर है वो टॉरस राशि में, शनि कुंभ राशि में। तो हम एक कुंडली बन जाएगी, उससे तो पर्सन कुंडली, और तो हम बता देंगे। वो सोचेगा कोई जादू नहीं है, मन ही मन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं प्लैनेट्स की। करेक्ट। जादू से याद आया, मैम ब्लैक मैजिक पे विश्वास रखते हैं आप? कह सकते हैं, मतलब पूरा नहीं, मतलब इसमें नहीं है, होता तो है। तो काफी डिफिकल्ट टॉपिक है ये, यानी आज की तारीख में देखा जाए तो ब्लैक मैजिक मतलब जितना पहले गांवों में चला करता था, जैसे कोई हंडिया रख दी, या मैं गांव में जो छोटा था तो हंडिया जा रही है, ऊपर से देखना नहीं है, थूक देना है, इस तरीके की मिथ चला करते थे। कुछ उसमें सच्चाई भी हुआ करती थी, लेकिन 95% घुमा फिरा के लोग उस कहानी को बड़े लेवल पे बताया करते थे, लेकिन इतना हुआ नहीं करता था। लेकिन आज की तारीख में इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब सबके फोन में है, जब लोग देखते हैं लाइव तो हिल जाते हैं। कुछ चीजें अच्छी हैं तो मतलब उसको घुमा फिरा के दिखाया जाता है, तो कुछ चीजें एक्चुअल में सच्ची होती हैं। तो ब्लैक मैजिक का कैसे पता चलेगा इस व्यक्ति को ब्लैक मैजिक हो रहा है? मतलब हम पता लगा सकते हैं ये व्यक्ति ब्लैक मैजिक के शिकार है इस वक्त? हाँ बिल्कुल पता लगा सकते हैं। एक तो ना हमें उसकी आंखें देख के पता चल जाता है। ओके। अगर आप उसकी आंखों को ध्यान से देखेंगे, स्पेक्स तोड़ा के, उसकी आंखों के नीचे ना हल्का हल्का कोई ब्लैकिश नजर आएगा। एक ब्लैकिश तो वो होता है कि वो 10 दिन से नहीं सोया वो टायर्ड है, तो वो ब्लैकिश है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। पर उसकी आंखों के नीचे हल्का सा डलनेस नजर आएगी, ठीक है। और ना आप और ध्यान से देखोगे, वो ना उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा। आप उसको कोई मंत्र दे दो करने के लिए कि बेटा तूने 7 दिन तक ये मंत्र करना है, वो कर ही नहीं कर पाएगा। है, उसका मन डाइवर्ट सा रहेगा, मतलब भगवान से दूर हो जाएगा, कोई भी पॉजिटिव काम नहीं कर पाएगा ऐसा। ओके। और ज्यादातर उसको फ्रेग्रेंस भी नहीं अच्छी लगेगी। ओके। जब आपने अभी मुझसे तंत्र मंत्र की बात की, ब्लैक मैजिक की बात की, तो मेरे पास इसके लिए एक बहुत अच्छी एक रेमेडी है जी, जो कि धनतेरस से करनी होती है। अब धनतेरस आने वाली है जी, तो मैं एकदम आपकी बात काट के ये बता रही हूँ पहले अपने व्यूवर्स को कि ना धनतेरस वाले दिन आप ये धनतेरस से करना है। धनतेरस वाले दिन आप या तो गुलाब की अगरबत्ती या इत्र की खुशबू अपने पूरे घर में जरूर करके रखें जी। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आ पाएगी जी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, धनतेरस वाले दिन से करना है। आपने गुलाब की अगरबत्ती या कोई भी इत्र, गुलाब का इत्र अपने घर में जरूर स्प्रे करें या अगरबत्ती को जलाएं, क्योंकि जहाँ पे खुशबू होती है वहां पे नेगेटिविटी आ ही नहीं सकते। मतलब खुशबू में रखना है, अपना घर को भी ऐसे रख सकते हैं। अपने घर को, मतलब मैंने ऐसा देखा है मैम, जिनके घर के अंदर मतलब खुशबू होती है, वो घर मतलब बड़े महकता है। ऐसे समझो जहाँ पे महक रहा है वो नेगेटिविटी कैसे? एक ही चीज तो रहेगी, ये तो पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी देखो, या तो दिन होगा या रात होगी, करेक्ट। जहाँ अंधेरा है वहाँ दिन कैसे आएगा? करेक्ट। जब सन है तो रात आएगी। मतलब जितना हो सके अपने घर को महकता, अपने ऑफिस को महकता रखना चाहिए। वेंटिलेटेड घर होना चाहिए। ओके। अब जैसे मान लो कि नहीं है वो वेंटिलेशन नहीं, तो आप माहौल क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, अच्छी लाइटें लगा लीजिए। आजकल तो इतनी अच्छी लाइटें, आजकल तो फैसिलिटी भी ऐसी आ रही है, कुछ ऐसा महकता वाला वो यंत्र लगा दो, वो आपका पूरे घर को डिफ्यूजर जो लगता है उसमें आप उसमें जो अरोमा ऑयल्स होते हैं वो बंद करके, तो वो खुशबू सारी जगह फैल जाती है। हाँ, ये चीजें चल रही हैं आजकल मार्केट में, तो बड़ा अच्छा आंसर आपने दिया। मैम हम थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहेंगे। ऋषि
मुनि को आप मानते होंगे अधिकतर ही। राइट, बहुत बिल्कुल ज्यादा मानते आप तो ऋषि मुनि बहुत ही कम, बहुत ही न्यूनतम होते चले जा रहे हैं। जब से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी जगह बनाई है तो ऋषि मुनि तो आज की तारीख में हमारे गांव में, मैं आपको एक बता देता हूँ, हमारे गांव में एक ऋषि हैं, वो पूरे गर्मियों मतलब चारों तरफ आग लगाते हैं और वहां पे पूजा करते हैं। मतलब पूरे बड़े लेवल के ऋषि हैं, मतलब आसपास के गांव। अब उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, शायद वो करते नहीं करते, मुझे बहुत दिन हो गए उनसे बात किए हुए। लेकिन एक वक्त में हम बड़े डर भी जाया करते थे कि वो जैसे कह देंगे ऐसा संभव है गाँव में, मतलब ऐसा उनको हम मानते हैं। तो मैम पहले क्या करते थे ऋषि मुनि, अगर किसी ने तंग किया, उनकी वो तोड़ दी, जो वो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो श्राप दे दिया करते थे किसी, तो वो श्राप पूरा भी हो जाया करता था। लेकिन आजकल भी लोग घर घर में ऐसे हो गए हैं ना कि तूने मेरा सताया है, मैं तुझे श्राप दे देता हूँ। तो आप क्या इस पे बिलीव करते हैं कि एक्चुअल में श्राप देने से, जैसे पहले श्राप लगते थे, आज भी श्राप लग जाते हैं? देखो, श्राप देने के लिए आपके पास उस हिसाब की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो सिद्धि होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए, वो नहीं आजकल के टाइम। मतलब ये आजकल के जो कह देते हैं वो है जेलेसी। अच्छा, वो श्राप नहीं है, वो जेलेसी है। वो चिढ़ गया, अंदर तक जल गया, ठीक है, या वो इतना सताया हुआ है कि उसके अंदर से हाय निकल रही है, बद्दुआ निकल रही है। वो श्राप नहीं, वो बद्दुआ है। वो तो अपनी भड़ास निकाल रहा है कि तूने मेरे साथ ऐसे किया, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। देख, मेरी आत्मा ये बोल रही है तू ऐसा होगा, वो ये बद्दुआ है। मतलब दूसरा इंसान सोचने लगता है यार इसने मुझे श्राप दे दिया, पता नहीं इसकी वजह से। श्राप नहीं, वो बद्दुआ दे दी, लेकिन हाय दे दी, जिसको हाय बोलते हैं जी। क्योंकि देखो, श्राप देने के लिए आपके पास उस हिसाब की सिद्धि भी तो होनी चाहिए ना। करेक्ट। और अब आप इतना वो सिद्धि वाले लोग हैं नहीं, ठीक है। तो ना क्या होता है, इसको हम बोलेंगे नजर लग गई। जैसे अब मैंने कोई काम किया और फिर मैं तो यार मेरा काम बनते बनते रुक जाता है, मैंने उसको बताया, नजर लग गई। या आज मैं इतनी अच्छी तैयार होकर निकली थी, उसने कहते हैं कितनी अच्छी लग रही है, और एकदम से मैं बीमार पड़ गई, तो नजर लग गई। इट मींस उसकी जुबान काली थी, उसने कुछ बोला। या कई बार ऐसा नहीं होता कि जुबान काली थी, कई बार नजर में इतनी शक्ति होती है, हमारी नजर हमारे बच्चों को लग जाती है, जबकि हम अपने बच्चों को ना तो बद्दुआ दे रहे हैं, ना जेलसी कर रहे हैं। ये भी कहते हैं देखते कि माँ बाप को नहीं बोलना चाहिए कि मेरी बेटी या मेरा बच्चा की रोता ही नहीं है। हाँ। माँ बाप की नजर ज्यादा लग जाती है, तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ, लग जाती है कई बार। बस ऐसे ही है कि मुंह पे सरस्वती माता बैठी है और वो पूरा हो गया। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत से लोग कहते हैं मार्केट में कि यार मैं ना इसलिए नहीं दिखावा करता कि लोगों की नजर लग जाती है। मम्मी कहती है मैं बड़ी कार नहीं दिखा सकता, मैं बड़ा घर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? कि मैं पैसे दिखाऊंगा तो ये पैसे वापस चले जाएंगे। क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है? नहीं, देखो, अगर आपके ग्रह नक्षत्र वीक है, अगर आपका ऑरा वीक है, तभी तो नजर लगेगी। अब बड़े बड़े अंबानी हैं, शाहरुख खान है, इनको क्यों नहीं लगती? इनको क्यों नहीं लगती? वो तो अरबों के मालिक हैं, उससे क्यों नहीं जलते? क्यों? भाई, उनके ग्रह नक्षत्र ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग है। और उनको तो बद्दुआ देने वाले हमसे ज्यादा होंगे। ऐसा होता है ना कि अब जैसे मौसम चेंज होने वाला है, ठीक है, इस मौसम चेंज में दुनिया भर को वायरल हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, कईयों को नहीं भी हो रहा, ठीक है। क्या है, जिनका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है वो तो जल्दी पकड़ में आ रहे हैं, जिनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनको फर्क ही नहीं पड़ा मौसम चेंज से। ऐसी जिसकी कुंडली का ओरा ग्रह मजबूत है, उसकी शरीर का ओरा मजबूत है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो उसको नहीं नजर लगेगी। ग्रह क्लेश में बिलीव रखते हैं? बिल्कुल। मतलब हर घर की कहानी है ग्रह क्लेश। मतलब स्टार्टिंग में 6 महीने 8 महीने 1 साल तो परिवार अपना अच्छा चल रहा होता है, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन 1 साल बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है, वही वाइफ जो बड़े प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे वही कन्वर्ट हो जाती हैं, वो मोहब्बत प्यार सब खत्म हो जाता है। लड़ाई झगड़े में ऐसे घरों को जानता हूँ जब लड़ाई झगड़े उस पीक पे चले जाते हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो मैम ग्रह क्लेश पे आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों होता है? उसका रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में प्यार मोहब्बत, बाद में ये मतलब ऐसा? देखो, रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, बहन भाई का हो, पिता पुत्र का हो, ठीक है। कई बार अगर बात छोटी बात तक है तो ठीक है, कई बार घर का वातावरण इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है कि बात बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाती है। घर का वातावरण को अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसा करेंगे आप कि सबसे पहले तो आप अपने घर के दरवाजों को चेक करिए। अगर वो बंद करते वक्त, खोलते वक्त ची की आवाज करते हैं, तो इट मींस ये इंडिकेशन है कि घर में ना बेकार के झगड़े होने वाले, बेकार की बहस। जो जैसे गांवों के अंदर भी चूं देने से, हाँ, तो इसका मतलब इंडिकेशन घर में झगड़ा की शुरुआत होने वाली, बेकार की बातों का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप टाइम टू टाइम दरवाजों को चेक करिए और उन दरवाजों पे तेल डालते रहिए, ऑयलिंग करते रहिए। होता है ना उनके जो उस पे होते हैं तेल डालते हैं, जिससे वो चू ची करना बंद कर दे। दूसरा, अगर क्लेश चल ही रहा है घर में, तो पूर्णमासी को आप खीर बनाइए और घर के सब मेंबर को थोड़ी थोड़ी खाने को दीजिए। जैसे ही कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। मतलब खीर कब कब बनानी है? पूर्णमासी, हर पूर्णमासी को खीर बना के खिलाएंगे। जिस दिन फुल मून होता है। उससे अलग कोई दूसरा
दूसरा उपाय। हाँ, तो लोग जानना चाहेंगे क्योंकि हर घर की यही कहानी होगी। देखो क्या होता है ना, फिर हम ग्रह नक्षत्र पे जाते हैं। अगर बात हस्बैंड वाइफ के रिश्तों की हो रही है जी तो उसका मतलब जो 7th हाउस है उसके उससे संबंधित ग्रहों की दशा चल रही है, जी ठीक है। जी तो हम फिर उस ग्रह का उपाय बताते हैं पर्टिकुलर। अगर जी हमें छोटे छोटे उपाय करने की, हम कुंडली के बारे में नहीं जानते, हमें नहीं पता कुंडली के बारे में, कुंडली क्या है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, तो एक तो खीर का उपाय है और एक आप ये करके रखिए। तीसरा, घर के अंदर कांच की कटोरी में नमक रख दीजिए, कहीं भी सोफे के नीचे रख दीजिए। कांच की कटोरी में कांच की नमक, कटोरी में नमक डल्ली वाला नमक, व्हाइट वाला, डल्ली 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 वाला, अच्छा, डल्ली वाला ओके, नमक जी। रख दीजिए और 20-25 दिन बाद उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो उसका नमक का कलर वलर का कुछ बता रहे हैं? हाँ, सील जाता है ना, चिपक अगर जाता है। मतलब उसमें ये पहचान है, जैसे होता है ना कि जब नींबू रखेंगे तो भूत प्रेत आएंगे, या नहीं उसको नहीं, नमक ना नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता ओके। है। आपको पता है नमक में इतनी बड़ी पावर होती है, नमक आंदोलन भी चला था गांधी जी के टाइम में। नमक में इतनी पावर होती है नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने नमक की। के बारे में तो मैंने ऐसे भी सुना है कि अगर किसी इंसान को नमक ना खिलाएं और उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके नाखून बड़े कर दे, तो वो जहर बनना स्टार्ट हो जाता है, वो किसी को मार भी सकता है। आपने देखा होगा कि हम उस मतलब जब कोई लड़का लड़की देखने जाते हैं तो वो बोलते हैं हम इसके घर का नमक खा लिया, नमक- रिश्ता पक्का। जी जी जी, तो नमक करेक्ट, में बहुत एकदम। बड़ी पावर होती है। नमक को हम बहुत हाँ, दर्जे के ले right. सकते हैं जी। मैम, एक क्वेश्चन काफी जबरदस्त मेरे सामने एक और आया है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये दोनों ही ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। अगर आप गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ भी करेंगे तो कुछ आप इससे रिलेटेड कुछ भी डालेंगे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर वास्तु के बारे में बताने लग जाते हैं। इनमें क्या इनकी क्या डेफिनेशन है? देखो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, जी ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो दशाओं पे काम करती है कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, दशा कौन सी चल रही है, ठीक है। जी और जो वास्तु है वो दिशाओं पे काम करता है। जी, पर ये दोनों एक दूसरे के मतलब समांतर चलते हैं, हम ऐसे बोलेंगे। ओके, जब किसी क्लाइंट का फोन आता है कि मैं ये प्लॉट देख रहा हूँ मैडम, ये प्लॉट क्या सही है, घर जी के लिए देख रहा हूँ, जी मैं उसी वक्त पर्सनल कुंडली बना लेती हूँ, जी। उसी टाइम पे इमीडिएटली। मैंने देखा कि जब उसने मुझे क्वेश्चन किया और वो चर लगन है उस वक्त और लग्नेश भी चर में है, चर जी। राशि के अंदर है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये जो प्लॉट है जो वो देख रहा है बहुत अच्छा है। अगर इस प्लॉट को वो ले लेता है और वहां पे वो रहता है तो वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ओके, वहीं अगर स्थिर लगन है और लग्नेश भी स्थिर राशि के अंदर है, जी मतलब प्लॉट अच्छा नहीं है, अगर इस प्लॉट पे वो घर बनाएगा तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जी तो जी। देखो ऐसे ही काम कर रहा है एस्ट्रोलॉजी वास्तु के साथ। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 100। जी। मैम, एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ जाता है, जीवन और मृत्यु दोनों निश्चिंत है, मतलब जो इंसान आता है धरती पर तो वो एक दिन जाएगा भी। क्या ऐसा संभव है कि किसी के भविष्य के साथ साथ उसकी मृत्यु का भी पता लगाया जा सके? नहीं, ऐसा संभव हम नहीं? आइडिया दे सकते हैं कि आपका टाइम खराब आने वाला है, जी। पर आप ऊपर जाने वाले ये तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। नहीं, मैं देखता हूँ ना, बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ लाइन कम है, तो लाइफ लाइन कम का मतलब तो यही हुआ ना। देखो लाइफ लाइन कम का मतलब ये नहीं कि भी आपकी डेथ होने वाली है। लाइफ लाइन कम का मतलब ये है कि इट मींस आपका स्ट्रगलिंग टाइम शुरू हो सकता है, जी ठीक जी, है। अगर लाइफ लाइन कम का मतलब ये हो जाता है, कईयों की लाइफ लाइन छोटी होती है, जी। इट मींस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हो जाएगी। इट मींस Okay. ये नहीं कि आपकी अब डेथ होने वाली है। मतलब इसमें क्वालिटी आपकी लो हो जाएगी आपकी। क्वालिटी मतलब टू मच स्ट्रगल बढ़ सकता है, अलग परेशानी आ सकती है। और अगर कोई भविष्य बता देता है मैम, पंडित हुआ, एस्ट्रोलॉजर, तो उसको हम क्या कहना चाहेंगे? देखो मुझे लगता है कुछ चीजें तो भगवान के हाथ में है। अभी हम वो इतने बड़े नहीं सुप्रीम हुए शक्ति नहीं बन सकते, जी ठीक है, कि हम सारी चीज अपने हाथ में ले ले। अब बच्चे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पैदा होने लगे कि बहुत सारे आते हैं लोग कि हमें वो डेट निकाल दो, टाइम निकाल दो, सो डेट बच्चे की कुंडली बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। जी अरे वो हम 2-3 चीजें तो पैरामीटर ठीक करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह तो कहीं 6-8 हाउस में जाएगा ही जाएगा, जी। तो वो दूसरे एस्पेक्ट में वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके ओके, बड़ा जबरदस्त आंसर आपने दिया है। यहाँ पे एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, शेयर मार्केट आज की तारीख में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति, जब से शेयर मार्केट में अकाउंट बनाना आसान हो गया है, जब से लोगों ने शेयर मार्केट की तरफ रुझान करना मतलब ज्यादा किया है, शेयर मार्केट और एस्ट्रोलॉजी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है या इसको हम अलग दिशा देना चाहेंगे? देखो मैंने अभी भी इनफैक्ट मेरी रिसर्च चल रही है शेयर मार्केट पे एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ। जी क्या है कि ना मैंने ये देखा है जो ग्रह की जो स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाती है। अच्छा, ठीक है, वो हमें पता चल जाता है। वो मैं नेक्स्ट कभी किसी उस पे टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जी बट मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ,
अगर किसकी कुंडली में ग्रहण योग है, वो शेयर मार्केट की कितनी भी नॉलेज रखता है, वो कमा ही नहीं सकता। वो एक अच्छा एडवाइजर तो हो सकता है शेयर मार्केट का, पर वो खुद से अर्न नहीं कर सकता। खुद का फंड लगा के वो अर्न नहीं कर सकता। क्यों? कि उसकी कुंडली में ऑलरेडी ग्रहण योग है। आप इसको ऐसा समझो कि शेयर मार्केट, जब हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं और मैंने प्रॉफिट में रही, इसका मतलब मेरे पास वो पैसा आया कि मुझे पता ही नहीं कि किसका पैसा गया है। सेबी अपनी तरफ से तो कुछ नहीं देती, एमएससी अपनी तरफ से कुछ नहीं देती, यानी कि कोई लूज कर रहा है तो कोई पा रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास पैसा वो एक गुप्त धन है। वो अगर हमने लाइफ में गुप्त चैरिटी की है तभी तो हम गुप्त धन लेंगे। अगर हमने कुछ दान ही नहीं किया कभी लाइफ में तो हम कहाँ से शेयर मार्केट में कमा लेंगे। तो अभी कुंडली में वो योगाज होते हैं जो हमें बताते हैं आप शेयर मार्केट से कमा सकते हो या नहीं कमा सकते। यहाँ पे दान का एग्जांपल आपने लिया, तो दान किस तरीके का दान? गुप्त दान, कि आपके घर वालों को भी ना पता हो कि आप चैरिटी कर आए। मतलब किसी भी व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर किसी को भी जहाँ पे जरूरतमंद, आपके नाम के लिए दान नहीं जा रहा। मतलब जानवर को भी दे सकते हैं? हाँ, या इंसान को ही देना? नहीं, जानवरों को भी दे सकते, वो तो गुप्त हो गया। अच्छा, जीव होना चाहिए, बस जीव होना चाहिए। ठीक है, आप किसी प्रकार का दान दे, दान की कोई लिमिटेशन नहीं कि आपने लाखों का दान दिया, करोड़ों का दान दिया, जो आप अपनी इच्छा से दे रहे, खुशी खुशी दे रहे, बिना नाम के दे रहे। ओके, वो गुप्त दान माना जाएगा। हाँ जी। जी मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है। आजकल देखा जाए तो मैंने बहुत से लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ, तो लोग बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े करते हैं। वो कई लाख रुपए एक रेस्टोरेंट खोलने में लगा देते हैं, कई लाख रुपए की आईटी कंपनी बना देते हैं, लेकिन वो कंपनी चल नहीं पाती। और कुछ लोग छोटे से स्टार्टअप से शुरुआत करते हैं और उनके काम बहुत ऊंचे स्तर पे चले जाते हैं। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, क्या होता है कि ना, तभी यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है जी। ठीक है, एक तो सबसे पहले आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी पंडित जी से जिसको थोड़ी सी नॉलेज हो कुंडली के बारे में, पहले तो ये देखो कि आपकी वो दशा है उस काम की। जैसे आपने रेस्टोरेंट की बात की कि आपके मंगल की दशा है, आपके 11th हाउस की दशा है, गेन की, पता चला दशा चल रही है 6, 8, 12th हाउस की। आप जो भी पैसा लगाएंगे वो सारा गड्ढे में चला जाएगा, सारा एक्सपेंसिव में चला जाएगा। दूसरा, आप कर रहे हैं रेस्टोरेंट का काम और आपको सूट नहीं करता, आपको सूट करता है पानी का काम। तो वो कैसे पता चलेगा उस व्यक्ति से? कुंडली दिखा। ओके, मतलब पहले कुंडली दिखाएं, आपके ग्रह जो आपको बता रहे हैं कि कौन सा स्टार्टअप आपको करना चाहिए, तो आपको ऐसे जाना चाहिए। हाँ, तो उनका फेलियर का रीजन यही होता है अधिकतर, वही दशाएं, गोचर, ओके, कुछ लक कि हमने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिए। जी वो सारा खेल है, सबका मिक्सचर है कि आपका स्टार्टअप आपने खोला बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से, विद नॉलेज, पर वो सारा फेल हो गया। बंदा मेहनत भी कर रहा है, पैसा भी लगाया, नॉलेज भी थी। नॉलेज क्या करेगी जी, एक से एक नॉलेजेबल बंदा घर पे बैठा है। करेक्ट। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हमारे एक भाई हैं, कजन ब्रदर हैं, उनको बताया था ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर ने कि तुम कोई भी बिजनेस खोलो, तो उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा था। वो किसी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपका बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में ही चल सकता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप से बिजनेस खोलोगे तो आप चला दोगे। तो वो मेरे पास आए थे कि भाई ऐसे ऐसे बोला है, वैसे बिजनेस नहीं चल पाए। जैसे उन्होंने पार्टनरशिप करी तो उनका बिजनेस चल गया। तो इसको मैं ऐसे भी देना चाहूंगा कि उन्होंने जो बोला, एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया, तो वो चीजें संभव है। मतलब इसका आंसर यही है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर आप चलेंगे तो चीजें संभव है। देखो क्या है ना, एक किसी कुंडली देखकर हमें पता चल जाता है, अगर उसके ज्यादातर प्लैनेट्स, उसके ज्यादातर ग्रह विजिबल हाउस में है तो मतलब ये बिजनेस के लिए बना है पर्सन। अगर उसके सारे प्लैनेट्स इनविजिबल हाउस में तो मतलब वो जितना मर्जी बिजनेस कर ले वो बेकार है। अब रही पार्टनरशिप की बात, अगर उसका 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको पार्टनरशिप फल जाएगी। ओके मैम, एक क्वेश्चन और आता है मेरे सामने, जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफी दिलचस्प भरा क्वेश्चन आप उसे कह सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि मंदिरों के पास अधिकतर लोग घर बना लेते हैं और फिर उनको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों के आसपास उस इर्द गिर्द घर नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव वेव आपकी तरफ लेके आते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, ये तो शुरू से चला आ रहा है। इनफैक्ट क्या होता है कि आप कोई भी मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस है, उसके आसपास जो घर होते हैं वहां पे नेगेटिविटी आने के ज्यादा चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मंदिर में सारा दिन पूजा पाठ होती है, तो जितनी भी पॉजिटिविटी है वो तो मंदिर में रहेगी। तो आसपास की जो नेगेटिविटी है वो आपके घरों में तो आएगी। वो निकल के उसी द्वार से जाएंगे। बिल्कुल जी। मतलब इसका मतलब मंदिर के आसपास जो घर होते हैं इसलिए लोग उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी उनकी तरफ आने लग जाती है। बिल्कुल आती है। ओके मैम, यहाँ से मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ आज की तारीख में सबसे बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही है। नंबरों का खेल आज की तारीख में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति नंबरों के खेल पे बना हुआ है। मैं न जाने कितनी वीडियो देखता हूँ कि आप ये नंबर लिख लो, इस नंबर को लिखने के बाद आपको पैसा आने वाला है। कुछ लोग ऐसे ही नंबर, अपने कार का नंबर, अपने
बाइक का, स्कूटी का, अपने घर का नंबर उस तरीके से लगना स्टार्ट देते हैं, और आजकल तो हथेलियों पे नंबर चल रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्वेश्चन काफी दिलचस्प है लोगों के लिए, और मैं चाहूंगा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके विषय में आपसे जानना चाहूंगा। देखो, जहाँ कार के नंबर की बात है, घर के नंबर की बात है, वो तो समझ में आती है, क्योंकि हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक ऑरा है, हर नंबर काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें एक आपका पर्सनैलिटी नंबर है, एक आपका डेस्टिनी नंबर है। Correct. तो आप अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से आप अपने घर का नंबर ले सकते हैं, अपनी कार का नंबर ले सकते हैं। हर एक इंसान के लिए एक लकी नंबर होता है, आप उस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आप ये नंबर लिख लीजिए, पर्टिकुलर नंबर है जो भी है, एंजल नंबर, ये लिख लीजिए, आपके पास पैसा आएगा जी। तो इस बात को मैं नहीं मानती। क्यों? अगर ऐसा होगा तो हर एक दूसरा आदमी करोड़पति बन जाएगा। करेक्ट। अगर मुझे ऐसा कोई नंबर पता है तो मैं औरों को क्यों बताऊंगी, मैं खुद ही कर लूंगी। और इनफैक्ट फिर मेरे को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरी डेस्टिनी में पैसा है, अगर है तब भी पैसा आएगा, उस नंबर लिखने से नहीं आएगा। मतलब हर व्यक्ति का, इसको मैं ऐसे ऐड करना चाहूंगा, हर व्यक्ति का क्या कोई इनबिल्ड नंबर होता है, भगवान बना के भेजता है कि इस व्यक्ति का ये नंबर बड़ा लकी होगा? हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताती है ना। अच्छा, उसकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर लिखा होता है। ओके। कि भाई तेरे लिए तो इस नंबर से गवर्न है, तेरे लिए ये नंबर होल लाइफ लकी नंबर रहेगा। अगर तू इस नंबर के हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से अगर तू काम करता है तो तुम आगे ग्रो करोगे। वो उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देती है। बड़ा जबरदस्त आपने आंसर दिया। थैंक यू वेरी मच नीना मैम। आप हमारे स्टूडियो में आए, जिस तरीके से आपने आंसर दिया, मैं शायद ही तारीफ कर पाऊं, अपने शब्दों में वो बहुत कम रहेगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आपने पॉडकास्ट सुना होगा, लिखित में लिख के दे सकता हूं, पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आंसर आज नीना मैम के माध्यम से आपको मिले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाले वक्त के अंदर इसी चैनल के माध्यम से सेकंड एपिसोड होगा मैम हमारा आपका। शेयर मार्केट में हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे हमारे पास स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। कमेंट्स बॉक्स में डालिए कि आप किस गेस्ट को चाहते हैं। और इसी के साथ मैम आपसे धन्यवाद चाहेंगे एक बार फिर से, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।